फ्रेंड्स, आज आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूँ। असल में मैं ज़रा थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। आज दोपहर को महाराष्ट्र में भी एक बड़ा चेंज आ गया। अजीत पवार जो कि इसके शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने एनसीपी तोड़कर शिंदे और बीजेपी से हाथ मिला लिया और वो उनको डिप्टी सीएम बन गए। अब ये एक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज है। अभी 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी जिसमें शिवसेना ने कहा था कि शिवसेना नहीं, शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने 2019 में किस तरह से फडणवीस को गुगली फेंकी थी और वो उसमें फंस गए थे, जिसमें कि वो 2 दिन तक ही सीएम रहे थे। अजीत पवार अपना दिखा वो के शिव एनसीपी का समर्थन लेकर गवर्नमेंट बनाई थी और वो उसमें फंस गए थे। फडणवीस का दुख उस टाइम ही झलका था कि शरद पवार जी से उनकी मुलाकात हुई थी और बाद में शरद पवार उनसे अपने बात से हट गए थे और बाद में ये हुआ। बाद में शरद पवार ने भी कहा कि उन्होंने एक गुगली फेंकी थी और वो दिखाना चाहते थे कि बीजेपी की ये हालत है। आज का जो घटनाक्रम है, इसमें एक महाराष्ट्र नहीं, जो नेशनल लेवल पर जो ओपोजिशन को इकट्ठा करने की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, शरद पवार जो कि कांग्रेस ओपोजिशन के एक कन्वीनर बनना चाहते थे, उनकी पार्टी में टूट हो गई। 53 एनसीपी विधायकों में से 40 अजीत पवार को छोड़कर चले गए और जिसमें कि अजीत पवार सहित 9 मिनिस्टर बन गए। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं। अब ये इसके बारे में भी कहना बहुत जल्दबाजी है कि ये शरद पवार की कोई सोची समझी चाल है या फिर ये बीजेपी का ही कोई अपना गेम प्लान है ओपोजिशन की उसको तोड़ने का। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शरद पवार ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे दोबारा से पार्टी को इस्टेब्लिश करेंगे। ये तो अभी सभी जानते हैं कि शरद पवार किस तरह के नेता हैं। वो पिछले 46 साल से इंडिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। सबको पता होगा 78 में वो किस तरह से 36 साल की उम्र में ही सीएम बन गए थे और किस तरह से वो पीएम के कैंडिडेट हुआ करते थे जब ये नरसिम्हा राव के टाइम में। हालांकि नरसिम्हा राव ने उन्होंने साइड लाइन किस तरह से किया, ये सभी को अच्छी तरह से हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स से एक बहुत अलग वो है कि शरद पवार जी जो कि एक पॉलिटिक्स के चाणक्य माने जाते हैं, अब इस गेम प्लान में ये तो भी टाइम ही बताएगा कि ये शरद पवार की कोई चाल है या फिर बीजेपी ने वाकई ओपोजिशन की ओपोजिशन की जो बढ़ती हुई यूनिटी थी उसको तोड़ दिया है, क्योंकि उस ओपोजिशन की यूनिटी में शरद पवार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो आज का घटनाक्रम एक तरह से इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही अजीब वो है। अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैसे ही कोई वो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो कि महाराष्ट्र की जो वो है असेंबली, जिसमें 288 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 105 हैं, जो अब से पूरे 1 साल पहले शिंदे गुट ने तकरीबन 40 एमएलए को तब भी तोड़ लिया था और 40 ये मिला के तो तकरीबन ये काफ़ी 185 के आसपास पहुंच जाती है ये पूरी लिस्ट इसकी अपोजिशन की। और जो अपोजिशन की उसमें सिर्फ कांग्रेस ही है जो अभी तक नहीं टूटी है।
अभी आगे आगे जो गेम प्लान है, ये कांग्रेस की, ये शरद पवार की चाल है या ये बीजेपी की चाल है, ये तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। क्योंकि उस तरफ जो ये जो गठबंधन था इसका शिंदे का, और ये इसमें पिछले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा वो आपस में इनकी टकराहट चल रही थी औरंगजेब के ऊपर को लेकर। अब ये क्या, इसमें क्या चेंज आया है, ये तो भी 10-15 दिन बाद ही चलेगा पता पॉलिटिक्स का ये। हालांकि एक चीज़ है कि एक इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो एक इंटरेस्टिंग उस स्टेज में धीरे धीरे एंटर करने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मोदी की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, और आरएसएस ने भी कहा है कि इस वक्त मोदी का मैजिक और हिंदुत्व से भी कुछ ज़्यादा ही आगे करना पड़ेगा, तभी जाके ये 2024 का इलेक्शन जीत पाएंगे। तो उसमें एक बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। बीजेपी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 4 महीने जो राहुल गांधी की पदयात्रा रही, जिसके बाद फिर ये हिमाचल और कर्नाटक जीत गए, उससे पूरे देश में एक माहौल बनता जा रहा है राहुल गांधी के फेवर में। अभी तो फिलहाल ये है कि ये शरद पवार की चाल है या बीजेपी की चाल है, इसमें तो कहना मुश्किल है। लेकिन पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में एक बहुत ही अलग रूप में भारत में आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।